आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हिंदी में वीडियो बनाए तो 12th क्लास के लिए जो बच्चे हिंदी में बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन, उसे अब मैं हिंदी में बना रही हूँ। ठीक है, तो आपका जो ये तो आपके टर्म 2 में टर्म 2 में स्टाफिंग चैप्टर आ रहा है। स्टाफिंग का अर्थ होता है नियुक्तिकरण। ठीक है, तो ज़रा समझें कि नियुक्तिकरण क्या होता है। तो नियुक्तिकरण में जैसे कि प्रबंध का प्रथम कार्य होता है नियोजन करना, फिर ठीक है उसके बाद दूसरा होता है संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, और उसके बाद आवश्यकता पड़ती है नियुक्तिकरण की। ठीक है, अब नियुक्तियाँ क्या होता है कि जो संगठन ने ढांचा बनाया है उस ढांचे में जो पद स्थापित किए हैं उनमें लोगों को रखना। ठीक है, उन पदों पे लोगों को काम पे रखना। ठीक है, और ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को काम पे नहीं रखा जाता, यहाँ पे उनकी योग्यता के अनुसार पदों को भरा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। मान लो ये एक ऑफिस है, यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स में लोगों को काम पे रखना है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी नियुक्तिकरण। ठीक है, अब देखिए नियुक्तिकरण का अर्थ। तो नियुक्तिकरण का अर्थ क्या है कि संगठन में जो भिन्न भिन्न पोस्ट है, ठीक है, विभिन्न विभिन्न पद हैं, उनमें जो योग्य व्यक्ति हैं उनको नियुक्त करने से है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर अधिक योग्य व्यक्ति को लगाया जाता है, और जो कम महत्वपूर्ण पदों के लिए कम योग्य व्यक्ति को लगा दो। ठीक है, इस तरह से जो पोस्ट हैं उस पे व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, और नियुक्ति करने के साथ साथ जो ये भी देखा जाता है कि ये जो सारी क्रियाएं हैं ना, वो एक प्रोसेस में होती है नियुक्ति की। जैसे कि सबसे पहले भर्ती की जाती है, फिर उनमें से चयन किया जाता है, ठीक है, फिर प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर पदोन्नति, फिर स्थानांतरण। ठीक है, और नियुक्तिकरण में क्या आता है? नियुक्तिकरण में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लोगों को पद पे लोगों को रखना या पदों को लोगों से भरना। ठीक है, और थियो हेमन की आप डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, इसमें आपको जब ये प्रोसेस याद हो जाए तो यही प्रोसेस आपके थियो हेमन ने बताए हैं कि नियुक्तिकरण कार्य प्रबंधकों की भर्ती करना, चयन करना, विकास, प्रशिक्षण, ठीक है, और क्षतिपूर्ति से संबंध रखता है। क्लियर? तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, वेहरिच और कुंटज ने भी डेफिनेशन दी। इन दोनों के अनुसार जो नियुक्तिकरण है उसके अंदर क्या आता है कि पदों को भरना और उनमें लोगों को भरे रहने देना। ठीक है, तो नियुक्तिकरण प्रबंध का एक मुख्य कार्य है। ठीक है, जिनमें विभिन्न पोस्टों पर व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। क्लियर? मान लो ये एक ऑफिस है और इसमें ये पोस्ट खाली है और इनमें इन व्यक्तियों को काम पर रखा जाता है, तो यही नियुक्तिकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नियुक्तिकरण की विशेषताएं। तो नियुक्तिकरण की जब विशेषताएं पूछी जाती है तो उनमें आप नियुक्तिकरण के सारे विशेषताएं के पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट, मनुष्य से संबंध। देखो नियुक्तिकरण जो है कोई पेपर वर्क थोड़ी है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कर लिया ना पेपर वर्क कि यहाँ पे ये डिपार्टमेंट रख देते हैं, ये डिपार्टमेंट, ये यहाँ डिपार्टमेंट, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें पेपर वर्क, इसमें क्या होता है? विभिन्न पोस्टों पे उन कामों को पूरा करने के लिए, ठीक है, व्यक्तियों की भर्ती की जाती है, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सारे प्रोसेस से व्यक्ति को पोस्ट पे रखा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? प्रबंधकीय कार्य। पृथक मतलब अलग। कर्मचारी की जो नियुक्ति का कार्य है, ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि ये पृथक कार्य है, पृथक प्रबंधकीय कार्य है। पृथक प्रबंधकीय कार्य होने का अभिप्राय क्या होता है कि एक मुख्य कार्य का अंग ना होकर स्वयं एक अलग से कार्य है। ठीक है, यानी देखो मैनेजमेंट के आपको 5 फंक्शन पता होंगे: प्लानिंग, स्टाफिंग, एंड कंट्रोल।
तो ये स्टाफिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक। देखो, एक टॉप लेवल होता है आपका उच्च स्तर, एक मध्यम स्तर, एक निम्न स्तर, ठीक है। तो जो कर्मचारी की नियुक्ति का कार्य की आवश्यकता होती है ना, वो सभी स्तरों पर होती है, ठीक है। यहाँ पे अलग से पर्सनल डिपार्टमेंट की स्थापना करने से अन्य प्रबंधकों के इस कार्य से मुक्ति नहीं मिलती कि हमने एक विभागीय सेवा वर्गीय डिपार्टमेंट रख दिया है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट हमने बना दिया है तो इसकी स्थापना से ये जो प्रबंधक है इसको मुक्ति मिल जाए, नहीं, ये इसका भी काम है और इसका भी काम है, ठीक है। ये दोनों मिलकर ही नियुक्ति करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध कि, ठीक है, जैसा कि एकदम आपको पता ही चल रहा है कि जो कर्मचारी की नियुक्ति का काम किया जा रहा है वो उसका संबंध किससे है, मनुष्य से, ठीक है। और मनुष्य क्या, सामाजिक प्राणी, तो सामाजिक प्राणी से जो कार्य पूरा किया जा रहा है वो क्या है, एक तरह से सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है, ठीक है। और इस उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए प्रबंधकों को चाहिए कि उनके अंतर्गत भर्ती करें, चयन करें, फिर पदोन्नति करें, ठीक है, जिससे सारी क्रियाएं निष्पक्ष रूप से हों। ऐसा नहीं है कि मैं इस बंदे को, अगर ये मेरी कंपनी है और मैं इस बंदे को जानता हूँ तो इसको काम पे रख लिया, नहीं, निष्पक्ष हो, ये अपने टैलेंट के दम पे, अपनी योग्यता के दम पे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आंतरिक व बाहरी वातावरण का प्रभाव। देखो, हमारे जो बिजनेस में दो तरह के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जो बिजनेस के अंदर की सिचुएशन से इफेक्ट पड़ रहा है और एक बाहर की सोसाइटी से जो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो, कर्मचारी की जो नियुक्ति है उसकी जो कार्य का निष्पादन क्या होता है बेटा, उसकी परफॉर्मेंस, उस पर संस्था के अंदर का और बाहरी वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। संस्था के अंदर में, संस्था में क्या क्या आ जाता है कि कर्मचारी से संबंधित कौन कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं, नीतियाँ बना रहे हैं, जैसे उनको प्रमोशन कब देना है, डिमोशन कब देना है, या ट्रांसफ़र कब करना है, ठीक है, ये सब बातें। और अगर खाली पद हो रहे हैं संस्था के अंदर तो उनको भरना है, ठीक है, तो अपने अंदर के व्यक्ति से ही उनको पदोन्नति से भरना है, ठीक है। पदोन्नति मतलब ये नीचे के स्तर पर एक व्यक्ति काम कर रहा है, फिर कुछ टाइम बाद इसको ऊंचे पद पे पोस्ट कर दे दी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से काम किया है, इसके काम से खुश होकर इसकी योग्यता के आधार पर इसको प्रमोशन या पदोन्नति दे दी जाती है, ठीक है। और बाहरी व्यक्ति को केवल निम्न स्तर पदों पर ही नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार संस्था की आंतरिक नीति का नियुक्तिकरण कार्य पर प्रभाव पड़ता है। और देखिए, संस्था को बाहर से प्रभावित करने वाले कारक में क्या आ सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार ने क्या क्या पॉलिसी बनाई है, या फिर एजुकेशन एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल है। सरकार की भी ये नीति हो जाती है कि कभी विशेष संस्था में कर्मचारी को रोजगार कार्यक्रम के कार्यालय के माध्यम से रखा जाएगा, ठीक है। कई बार ना ये सरकार आदेश दे देती है कि जो भी कर्मचारी यहाँ रखा जाएगा वो एक तरह से रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जिसको भी नियुक्त करो रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखो। या फिर शैक्षिक संस्थाएं विशेष प्रशिक्षण शिविर लगा के, शिविर क्या होता है, इस तरह से ना एक शिविर लगा लिया जाता है जहाँ पे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, उनके सामने ही कैंप लगा लिया जाता है और वहाँ से जो टैलेंटेड पर्सन है, जो टैलेंटेड कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको हायर कर लिया जाता है, उनकी नियुक्ति कर ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नियुक्तिकरण का महत्व। अब नियुक्तिकरण का महत्व क्या कहता है कि योग्य कर्मचारियों की खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक। देखो, नियुक्तिकरण के अंदर आपको कर्मचारियों की भर्ती हो, चयन की नए नए तरीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नए नए मेथड से नई नई विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो विभिन्न विभिन्न पोस्ट है उनकी अलग अलग पोस्ट के लिए योग्य कर्मचारियों की खोज की जाती है, संभव है उन्हें प्राप्त भी किया जाता है, ठीक है।
तो भर्ती प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, कर्मचारी की खोज की जाती है और चयन प्रक्रिया के द्वारा उन्हें प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, यानी भर्ती में आप लोगों को बोल रहे हो कि ये हमारी एप्लीकेशन हमारी ऑफिस में भेजो, कि आपके अंदर रेज्यूमे एक तरह से आपके अंदर क्या क्या टैलेंटेड है, ठीक है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेज दो। ठीक है, तो सभी को इनवाइट किया जा रहा है, एक तरह से खोजा जा रहा है कि बाहर कितने टैलेंटेड लोग हैं। और चयन प्रक्रिया क्या होती है कि उन्हीं में से जो आपके पास एप्लीकेशन आई है, ठीक है, जो आपकी पोस्ट के लिए सही है, एलिजिबल है, उनमें से ही एक को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये चयन प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं अभी आगे आपको समझा देती हूँ। नेक्स्ट देखिए, आपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाई होगी। ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो ये आम बात है। यहाँ पे असेट्स दिखाई जाती है बैलेंस शीट में। असेट्स के अंदर लैंड, कैपिटल, बिल्डिंग सब कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन कभी भी एम्प्लॉयज़ यानी ह्यूमन को नहीं दिखाया जाता, जबकि ह्यूमन भी एसेट्स की तरह ही हमारे लिए अर्निंग कमा के देते हैं, आय अर्जित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, उच्च निष्पादन में सहायक। अब देखिए, नियुक्तिकरण के माध्यम से हमें सही व्यक्ति मिल जाता है, उसको सही काम पे लगा देते हैं। ठीक है, अर्थात संगठन में पदों के महत्व को देखते हुए कि भाई संगठन में आपकी कितनी पोस्ट है, ये संगठन है, यहाँ पे कितनी पोस्ट है, इन पोस्ट को देखते हुए व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है। ठीक है, और कर्मचारी की कुशलता प्रभावपूर्णता में वृद्धि होती है। फिर जिसको हमने चयन किया है, अगर ठीक है, तो फिर वो जो परफॉर्मेंस करता है, उसका जो काम होता है, तो उसमें कुशलता में और प्रभावपूर्णता में वृद्धि होती है। कुशलता क्या होती है कि वो कम कॉस्ट से काम कर देता है, और प्रभावपूर्णता क्या होती है, वो कम टाइम लगाता है काम को करने में। ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, HRM, मानव संसाधन प्रबंध अवधारणा। ठीक है, ये क्या होती है, आपको पता ही होगा, जब भी हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम सभी साधन जैसे कि मानव यानी लेबर, माल, मशीन, धन, ठीक है, इन सभी को लगाते हैं। तो हम इनको दो भागों में विभक्त कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है आपका सक्रिय और दूसरा होता है निष्क्रिय। सक्रिय होता है जो एक्टिवली काम करता है। ठीक है, तो जो एक्टिव है वो आपका सक्रिय है। तो मानव सक्रिय है, वो एक्टिवली काम करता रहता है, जबकि माल, मशीन व धन ये पैसिव है। ठीक है, यानी एक तरह से निष्क्रिय पड़े रहते हैं। अगर ये ह्यूमन ना हो, ये मानव ना हो, तो इन संसाधनों को कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये संसाधन अपने आप यूज़ नहीं होते, इनको यूज़ करने के लिए मानव की आवश्यकता पड़ती है। तो मानव भी एक आपका सक्रिय साधन है जो आपको पैसे कमा के दे रहा है, एक आपके एसेट्स है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिससे कि पैसा कमाया जाता है। ठीक है, एसेट्स में वो सारी क्रियाएं होती हैं जो कि आपको पैसा, धन कमा के देती हैं और आपके बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। ठीक, क्लियर। तो अब हमें क्या करना पड़ता है आगे, कि आगे हमें जो ये मानव है, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मानव साधन हमें जो उपलब्ध है वो कुशल हो या टैलेंटेड बंदा होना चाहिए। ठीक है, और उन सबको मतलब जो हमारा एक स्टैंडर्ड है, ये गोल है, एक स्टैंडर्ड है, यहाँ तक कि ये बंदे को ये सारे काम तो आने ज़रूरी होने चाहिए। ठीक है, तो इन सब को जो प्रबंध वगैरह किया जाता है, तो इसी को मानव संसाधन प्रबंध का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक HRD डिपार्टमेंट भी रखा जाता है जो ये सब काम देखता है, उसकी देख रेख करता है कि किस व्यक्ति को नौकरी पर रखना है, किस में कितना टैलेंट है, ये सब देख परख के ही उसकी भर्ती की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ। इसका अर्थ क्या है, कर्मचारियों की भर्ती, फिर उनका चयन, फिर उनका विकास करना। ठीक है, उनमें से फिर सर्वोत्तम तरीके से यानी जो बेस्ट तरीका है उससे संबंधित है। तो मानव संसाधन प्रबंध में
प्रत्येक कर्मचारी का व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति में अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना है। यानी ये जो जितने भी हमने व्यक्ति बुला रखे हैं, जिनको हमने भर्ती के लिए आमंत्रित किया है कि भाई आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन दे दो, तुम्हारे अंदर क्या क्या टैलेंट है। फिर उनमें से किसी एक को हम चुन लेते हैं, मान लो इसको चयन कर लिया। फिर जब ये आता है तो नया नया होता है, इसको कुछ आता नहीं है ज़्यादातर, तो हम इसको एक तरह से प्रशिक्षण भी दे देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, इसकी परफॉर्मेंस सुधर जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देना, ये सारे काम, ये सब कुछ देख रेख करना, ये सब क्या आता है, मानव संसाधन प्रबंधन में शामिल होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी ये बोल सकते हो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में कि प्रबंध प्रक्रिया के उस भाग से है जब मानवीय तत्व का विकास एवं प्रबंध करता है। ठीक है, इसकी परिभाषा दी। आगे देखिए, मानव संसाधन प्रबंध का विकास। अब देखिए, जो एचआरएम है, जो आजकल हम देख रहे हैं, वो पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, उसको विकास करने में या विकसित होने में कई स्टेप लगे हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका श्रम कल्याण चरण, लेबर वेलफेयर स्टेज। पहले प्रारंभ में क्या होता था, छोटे पैमाने पर व्यवसाय होते थे, यानी छोटा सा बिजनेस होता था। ठीक है, उस समय में क्या होता था, ट्रेड यूनियन होती थी, यानी जो लेबर है उनकी एक अपनी ट्रेड यूनियन होती थी। जो भी लेबर की शिकायतें होती थी वो ट्रेड यूनियन सुनती थी। ठीक है, इसके प्रभाव से एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जो मालिक और श्रमिक के बीच संपर्क स्थापित कर सके। ठीक है, ये जो मालिक है अपनी अपनी चलाता है, और इन लेबर को अगर कोई बात कहनी होती है तो एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो ये सब काम कर सके। और इस काम के लिए आपने लेबर वेलफेयर ऑफिसर यानी श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाने लगी। इसका अभिप्राय, इसकी जो भूमिका है वो कर्मचारी को न्यूनतम कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने तक सीमित थी। कि भाई न्यूनतम कल्याण सुविधाएं क्या होती हैं, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम पे आते हैं, ठीक है, तो इनको एक उचित साफ सफाई वाला वातावरण मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए। ठीक है, और बेसिक चीज़ें जैसे कैंटीन, रेस्टरूम, इस तरह से इनको वैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, और काम करने के 8 घंटे होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, और सप्ते में एक छुट्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, और रोजगार भी इनका उचित मिलना चाहिए। तो ये सब बातें, न्यूनतम कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, सेवा वर्गीय प्रबंध चरण, पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज क्या कहता है कि व्यवसाय का जैसे जैसे पैमाना बढ़ता गया, यानी एक छोटा बिजनेस था वो उसका स्केल बढ़ गया, वो बड़ा हो गया, तो उसके बाद कारखाना पद्धति का यानी फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ। यानी एक छत के नीचे मान लो हजारों लोगों को काम मिला हुआ है। ठीक है, तो एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होनी महसूस हो गई कि जिसका कार्य क्या हो, संगठन में कर्मचारियों को उपलब्ध कराना हो। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने व्यक्ति रखे जा रहे हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए भी एक व्यक्ति को रख लिया गया। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, पर्सनल ऑफिसर, सेवा वर्गीय अधिकारी, इसको आप क्या बोल सकते हो, पीओ, पर्सनल ऑफिसर। और बाद में फिर सेवा वर्गीय प्रबंधक यानी पर्सनल मैनेजर की नियुक्ति की जाने लगी, पर्सनल मैनेजर। ठीक है, और इनका रोल क्या होता था, ये क्या क्या काम करते थे, ये जो आपका पीओ है, पीएम है, ये क्या क्या काम करते थे, पर्सनल ऑफिसर और पर्सनल मैनेजर की भर्ती करते थे, चयन देखते थे। ठीक है, यानी यही रिक्रूटमेंट करते थे, यही सिलेक्शन, और लोगों को काम पर लगाने तक का ही इनका काम सीमित था। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन प्रबंध चरण। अब क्या हुआ, व्यवसाय का पैमाना बढ़ गया, यानी स्केल बढ़ गया, छोटा बिजनेस था वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो फिर तेजी से टेक्निकल चेंज भी आया, तकनीकी विकास हुआ। तकनीकी मतलब जो काम हाथ से होता था वो मशीनों से होने लगा। ठीक है, इस तरह का तकनीकी विकास होने, ऐसे वातावरण में कर्मचारियों को, अब जिन लोगों को हाथ से काम करने की आदत है उनको मशीन चलाने के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाने लगी। ठीक है, ताकि उनका विकास हो, विकास मतलब डेवलपमेंट, वे अच्छी अच्छी बातें सीखे। ठीक है, फिर मानव संसाधन को संगठन का
एक महत्वपूर्ण अंग माने जाने लगा। महसूस किया जाने लगा कि इसका विकास भी किया जाना चाहिए। भाई ये जो लोग हैं, अगर इन बेचारों को कुछ नहीं आता है तो इनको ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दोगे, ठीक है, प्रशिक्षण दोगे या विकास करोगे तो ये आप ही को और ज़्यादा कमा के देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने मानव संसाधन प्रबंध व्यक्ति को रखा, यानी एक HRM को रखा, इसकी जगह ले ली, ठीक है। जहाँ पहले आप सेवा वर्गीय प्रबंध रखते थे उसकी जगह किसने ले ली, मानव संसाधक प्रबंध ने। इसका क्या होता था कि लोगों को प्रभावी प्रबंध करना, अच्छे से मैनेज करना, ताकि ये लोग जो है लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहें, संगठन में ही बने रहें। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन प्रबंध द्वारा किए जाने वाले विशेष कर्तव्य व क्रियाएं। ये क्रियाएं आपसे बहुत बार पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। जो मानव संसाधन प्रबंध है उसका क्षेत्र क्या होता है, नियुक्तिकरण की अपेक्षा अब क्या है, बड़ा हो गया। इसके अंतर्गत नियुक्तिकरण के साथ साथ इनके रिकॉर्ड भी रखने पड़ते हैं, क्रेडिट पॉलिसी बनानी पड़ती है, ठीक है, और एम्प्लॉय के ऊपर रिसर्च भी करनी पड़ती है, या फिर एक्सपर्ट सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ती है, ठीक है। इन सब कामों के लिए आप नियुक्तिकरण में मानव संसाधन प्रबंध का एक भाग है, ठीक है, ना कि ये पूरा ही मानव संसाधन प्रबंध है। तो इसको पूरा किए जाने वाले कर्तव्य व क्रियाएं इस तरह है। भर्ती आदि करना। भर्ती में क्या होता है कि जो मानव संसाधन प्रबंधक है उसका पहला कार्य ये था, संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता का पता लगाना कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इस दायित्व को पूरा करने के लिए भर्ती की जाती है, फिर सिलेक्शन, चयन प्रक्रिया, फिर लोगों को काम पर लगाया जाता है, अगर कमी है तो ट्रेनिंग भी दी जाती है, और फिर प्रमोशन भी दिया जाता है, कई बार स्थानांतरण भी कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। तो कुछ जो मानव संसाधन प्रबंध है कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जिनके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, जैसे कि कार्य मूल्यांकन, निष्पादन मूल्यांकन, ठीक है, और श्रमिक संघों से सौदेबाजी, नेगोशिएशन, कि भाई कितने में मजदूर रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह के काम भी करने पड़ते हैं। क्षतिपूर्ति और प्रोत्साहित योजनाओं का विकास करना। क्षतिपूर्ति क्या होता है कि मान लो कि कर्मचारी को कुछ नुकसान हो जाता है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पे कर्मचारी को पैसे दिए जाते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है, ठीक है। तो अब ये जो आपका HRM है वो क्या करता है, यहाँ पे नई नई नीतियाँ बनाता है, उनमें सुधार करता है, समय समय पर उन पर अनुसंधान यानी रिसर्च करता रहता है। तो ये सब चीज़ें भी मानव संसाधन प्रबंधन के ही कामों में से एक काम है, ठीक है। और देखिए, शिकायतों का निवारण करना। देखो, जो मानव संसाधन प्रबंधक है वो और क्या करता है कि जो कई बार जो कंपनी का स्वामी है, ठीक है, ये मालिक है, ओनर, और ये कर्मचारी है, इन दोनों में ना झगड़ा हो जाता है, फाइट हो जाती है, ठीक है। तो इनके जो बीच बचाव करने के लिए भी ये HRM ही काम करता है, ठीक है। दोनों पक्षों की बात सुनता है, उनके झगड़े को दूर करता है, ठीक है। और आगे सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना। अब जो प्रबंधक है, मानव संसाधन प्रबंधक, उसका दायित्व यह है कि कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा हो और कल्याण हेतु भी योजनाएं बनाए। तो इससे संबंधित सभी पहलुओं की नीतियां भी, पॉलिसी बनाई जाती है कि किस तरह से भर्ती की जाएगी, किस तरह से पदोन्नति दी जाएगी, ठीक है, किस तरह से कर्मचारी रिटायर होंगे, ये सब नीतियाँ किसके द्वारा बनाई जाती है, मानव संसाधक प्रबंधक द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा करना। तो देखो, कई बार क्या होता है, कुछ अधिनियम बन जाते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में बना था, ठीक है, और ऐसे ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। तो फिर इन अधिनियमों के अनुसार भी हमें काम करना होता है। ये सब कौन करता है, मानव संसाधन प्रबंधक ही काम करता है, इन सभी नियमों का पालन करवाता है कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट देखिए, स्टाफिंग प्रोसेस। अब स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले आप मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करोगे। क्या देखोगे कि कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है,
आपको काम पर कितने लोग चाहिए, ठीक है, उनकी संख्या देखोगे, संख्या का पता लगाओगे, फिर ये देखोगे, ठीक है। फिर संख्या कैसे देखोगे कि ये भी देखोगे कि निर्धारण करते समय कि कितने लोगों का प्रमोशन होना, कितने लोग अवकाश ग्रहण रिटायरमेंट करेंगे लेंगे, ठीक है। तो ये सब कितने पोस्ट से मुक्ति आदि संभावनाओं का भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है भर्ती। फिर भर्ती प्रक्रिया क्या होती है कि जो भविष्य में कर्मचारियों के जो भिन्न भिन्न स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनकी खोज करना, उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब भर्ती में ही शामिल है, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारे बिजनेस में कितने लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोगों को आमंत्रित करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे पोस्ट निकली है, वैकेंसी निकली है, तो सभी यहाँ पे इनवाइटेड है, आप प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर देखिए चयन, जो आपके पास जो प्रार्थी जो थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उनमें से कुछ को चुन लिया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना कि उसी को चुना जाता है जो कुशल हो, ठीक है। जो कार्य आपको करना है, ये जो काम करना है, उससे रिलेटेड बंदों में टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से लोग इंटरव्यू लेते हैं आपका, जब आपको चयन किया जाता है, यानी तब आपका सिलेक्शन होता है। आपको जिस काम को करना उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद क्या किया जाता है, कार्य पर लगाना तथा अभिन्यास, ठीक है। फिर कार्य पर आपको रख लिया जाता है। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति का चयन किया गया था उसको काम पे रख लिया जाता है, ठीक है। और फिर अभिन्यास, ओरिएंटेशन, अभिन्यास का मतलब क्या होता है कि लोगों से आपको मिलवाया जाता है, ठीक है, ग्रीट करवाया जाता है कि ये आपका ऑफिस है, यहाँ आपको बैठना है, इस तरह से आपको काम करना है, फैमिलियर कराया जाता है आपको ऑफिस से, ठीक है। ये देखिए प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन किया था उनको यहाँ काम पे रख लिया गया। ओरिएंटेशन मतलब कि एक तरह से वेलकम किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लोगों से मिलवाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट प्रशिक्षण एवं विकास। जब कर्मचारी की नियुक्ति कर ली जाती है, ठीक है, तो फिर अगला स्टेप क्या आता है कि कर्मचारी को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई उनको बताया जाता है किस तरह से तुम्हें काम करना है ताकि उनका विकास हो सके, ठीक है। ये देखो, और कुशलता और प्रभावपूर्णता से काम कर सकते हैं। कुशलता मतलब कम लागत में, लागत ज़्यादा ना लगाएं, वो कम कॉस्ट में काम करें। प्रभावपूर्णता मतलब कम टाइम में काम कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रगति मूल्यांकन। फिर क्या देखा जाता है, जब उनको आपने ट्रेनिंग दे दी तो ये देखा जाता है कि उनके अंदर कितना टैलेंट है, उनको जो काम सौंपा था, ठीक है, वो वास्तविक निष्पादन परफॉर्मेंस उसकी कितनी है, कितना वो काम कर पाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हर एंगल से देखा जाता है, एक तरह से इस पर्सन की अच्छी तरह से काम की परफॉर्मेंस की जांच की जाती है कि जो उसने काम किया है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। ये देखिए इस तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है, आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मार्जिनल है, अनसेटिस्फाइड है, किस तरह का काम आपने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद पदोन्नति और कैरियर नियोजन। पदोन्नति का मतलब होता है नीचे की पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, आपको ऊपर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि एक टीचर को अगर प्रिंसिपल बना दिया जाए तो ये प्रमोशन है, ठीक है। तो ये पदोन्नति कब मिलती है, जब आप ये देखते हो कि कर्मचारी में संगठन के प्रति लगाव है, अनुशासन है, उसकी कार्यकुशलता है, काम को अच्छे से कर लेता है, तब उसको आप प्रमोशन दे देते हो, यानी ऊंचे पद पे नियुक्त कर देते हो। ये देखिए इस तरह से प्रमोशन, ये व्यक्ति दिख रहा है, ये अगली पोस्ट पे जा रहा है, ठीक है। कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। अब देखिए नियुक्तिकरण प्रक्रिया का ये चरण है क्षतिपूर्ति। इसमें क्या होता है, कर्मचारी द्वारा संगठन को दिए गए योगदान के लिए उसको क्षतिपूर्ति निश्चित की जाती है, ठीक है। क्षतिपूर्ति का अभिप्राय यहाँ पे क्या है कि कर्मचारियों को किस प्रकार से सैलरी दी जाएगी या पुरस्कार दिया जाएगा, वास्तव में जॉब किस कीमत पे उसे दी जाती है, ठीक है। एक तो दो प्रकार से दी जाती है, प्रत्यक्ष वित्तीय भुगतान। ये देखो ये व्यक्ति बैठा है, ये आपका एम्प्लॉई है, इसको कंपनसेशन दिया जा रहा है, या तो पैसे दिए जा रहे हैं या कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जा रहा है, तो इनके बारे में हम समझते हैं।
ये देखिए डायरेक्ट फाइनेंस, इसके अंदर क्या होता है, कई बार इसके अंदर फाइनेंस से मतलब है पैसे कि मजदूरी, वेतन, ठीक है, प्रोत्साहन, कमीशन, बोनस, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये क्या किस बेस पे दिए जाते हैं, दो बेस पे दिए जाते हैं। एक तो टाइम बेस पे कि भाई जितने घंटे तुमने काम किया है, जितने दिन तुमने काम किया, जितने सप्ताह या जितने महीने तुमने काम किया, या वर्ष के आधार पर भी कई कई जगहों पे आपको सैलरी वेतन दिए जाते हैं। कई बार उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, ठीक है, परफॉर्मेंस मतलब कि आपने किस तरह का काम किया है, ठीक है, तो उसके आधार पर भी आपकी मजदूरी तय कर ली जाती है कि कितनी यूनिट आपने बनाई उसके आधार पर, ठीक है, कि 10 यूनिट आपने बनाई है, ठीक है, 1 यूनिट पे 100 रुपये दिए जा रहे हैं, तो 1000 रुपये आपको दे दिए जाते हैं। इस तरह भी आप दे सकते हो। और दूसरा है अप्रत्यक्ष, ठीक है, भुगतान, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। यहाँ पे जो आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप इनको पैसे नहीं दे रहे हो, बाकी सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे निःशुल्क रहने के लिए घर दे दिया, बीमा करा दिया, मेडिकल छुट्टियाँ दे दी, ठीक है, इस तरह से।